जब भी गैस्ट्राइटिस, पेन गैस्ट्राइटिस या फिर किसी भी टाइप की गैस्ट्राइटिस जो बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड होती है गैस्ट्राइटिस वो हो, उसके बाद में अगर हमने एंडोस्कोपी कराई और एच पाइलोरी के लिए भी फॉलोअप लिया, एच पाइलोरी का टेस्ट कराया और एच पाइलोरी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो एच पाइलोरी के लिए जो हम किट लेते हैं उस किट में एच पाइलोरी को मारने के लिए तो एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक होती है, तो वो बैक्टीरिया को मार देती है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है उसको मार दिया उसने। लेकिन उसके साथ में जो पीपीआई चल रही होती है वो पीपीआई होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एसिड रिलीज को रोकने के लिए। तो वो 14 दिन तो दिन में 2 बार चलती हैं। 14 दिन के बाद वो बैक्टीरिया मर गया कि नहीं मर गया, जनरली लोग फिर से एच पाइलोरी का टेस्ट करा लेते हैं कि भाई पता तो कर लो मरा कि नहीं मरा पूरे तरीके से। 95 से 98% चांसेस होते हैं कि एक बार के 14 दिन के डोज से बैक्टीरिया मर जाता है। तो 95 से 98% तो बहुत होता है। 2 से 5% चांसेस होते हैं कि नहीं मरे, बाई चांस बहुत ही ढीठ प्रकार का बैक्टीरिया किसी का हो, शरीर बहुत कमजोर अगर है तो हो सकता है, या फिर मेडिसिन लेने में लापरवाही कर दी है तो वो नहीं भी मरे। लेकिन 95-98% मर जाता है। अगर चेक करके कंफर्म कर लो कि मर गया, उसके बाद एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक जो थी वो तो बंद कर दी जाती है। लेकिन चूंकि 14 दिन में बैक्टीरिया ही मरा है, गैस्ट्राइटिस ठीक नहीं हुई है, तो गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब एसिड रिलीज अगर होता रहेगा तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता रहेगा। तो एसिड रिलीज को रोके रहने के लिए आपको पीपीआई लंबे समय तक लेनी पड़ती है। तो वो पीपीआई आप हो सकता है महीने भर लें, हो सकता है ज़रूरत पड़े अगर एसिड रिफ्लक्स आ रहा है या फिर बर्निंग सेंसेशन आ रहा है या गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, एसिडिटी फील हो रही है, तो आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए भी प्रेस्क्राइब करी जा सकती है। मुझे तो कोई सा भी सिम्टम्स नहीं दिखता एसिडिटी का। एसिडिटी का पेट भारी लगता है, खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा है? जैसे मैं टहल के आता हूँ 4 किलोमीटर तो मुझे तेज भूख लगती है, ठीक है। तो वो भूख लगती है तो उस समय कुछ खाओ तुरंत। बट अभी 1-1.5 महीने से पोटी ब्लैक आ रहा है। ब्लैक आ रही है, इसका मतलब डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन आ रही है। डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन, एसिड रिलीज ज़्यादा है। तो एसिड रिलीज ज़्यादा है इसका मतलब यही नहीं है कि आपको खट्टी डकारें आएंगी तभी आप मानो एसिड रिलीज है। अगर लैट्रिन का कलर काला हो रहा है डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपके आमाशय में इन्फ्लेमेशन है। मतलब और काला भी नहीं है, जैसे अपन थोड़ा ग्रीन मडी कलर मान लो, मड के कलर का, जैसे डार्क मड कलर जो होता है। आज मुझे पहली बार थोड़ा येलो आया है कलर और अब थोड़ा बंधा हुआ भी आने लगा है, नहीं तो इतने टाइम बिल्कुल खिचड़ी जैसा ही। तो आपको ये जो पूरा कंप्लीट रूटीन बताया है इस रूटीन को फॉलो करो। साथ में अगर कभी पेट में भारीपन ऐसा महसूस हो तो फिर आप पीपीआई अभी कुछ समय तक के लिए और ले लेंगे। अदरवाइज ये जो कंप्लीट अपना रूटीन है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एसिड रिलीज को रोकने का भी काम करेंगे और एसिड बैलेंस भी करने का काम करेंगे। तो आपको लंबे समय तक फिर पीपीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो पीपीआई चल रहे हैं और चलने दो, सुक्रालफेट भी चल रहा है। सुक्रालफेट चलने दो। सुक्रालफेट उस वजह से चल रहा है कि अगर लैट्रिन का कलर काला आ रहा है तो कहीं माइल्ड ऊजिंग हो रही है ब्लड की। हाँ, और ऊजिंग अगर ब्लड की हो रही है तो वो कहीं ना कहीं इरोजिव गैस्ट्राइटिस में होता है। इरोजिव मतलब कहीं इरोजन है, कहीं खरोंचें आई हुई हैं और उन खरोंचों में से कहीं कहीं रिसाव हो रहा है ब्लड का, और वो ब्लड अगर खाने के साथ मिलता है, क्योंकि यहाँ तो मल नहीं कहा जा सकता, यहाँ तो खाना ही कहेंगे उसको, तो वो खाने के साथ यहाँ मिलता है, फिर वो नीचे की तरफ जब बढ़ता है तो लैट्रिन का कलर काला करना चालू कर देता है। सर ये पेट की स्वेलिंग कम क्यों नहीं हो रही है? पेट की स्वेलिंग ही तो इन्फ्लेमेशन है, वही तो कथा है सारी, उसी के लिए तो चल रहा है सारा। अब जब तक इन्फ्लेमेशन खत्म नहीं होगा तब तक इन्फ्लेमेशन का ही तो एक साइन है सूजन, और इन्फ्लेमेशन को ही खत्म करने के लिए ये सारी चीजें जो बताई हैं वो बत करनी है। अच्छा, ये जो मस्कुलर पेन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है? मस्कुलर पेन तो पेट फूलेगा तो जो डिस्टेंशन होगा, आसपास की मांसपेशियों पर प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से होगा मस्कुलर पेन, हो सकता है वो। ठीक है, मतलब तेज हंस नहीं सकता, हंसते ही दर्द होता है यहाँ। वो पेट भारी है और शरीर कमजोर है, इसकी वजह से लगता है। और इतनी मतलब वीकनेस ऐसी फील होती है जैसे यहाँ पूरे कमर में दर्द होता है, कमजोरी। वो तो ऐसा है कि जैसे शरीर जब कमजोर होता है तो शरीर की कमजोरी का मतलब ये जरूरी नहीं है कि पेट ही कमजोर है, वो बाल से लेकर के पैर के तलवों तक की सारी सेल्स को कमजोर करेगा,
सारी की सारी कोशिकाएं कमज़ोर हो जाएंगी, आंखें कमज़ोर, मुंह कमज़ोर, फेफड़े कमज़ोर, आंतें कमज़ोर, मांसपेशियां कमज़ोर, चलने में समस्या, उठने बैठने में दिक्कत, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, सब आएगा। अब मैं सर 3-4 महीने से दालें नहीं खा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो है वो, प्रोटीन तो बिल्डिंग मटेरियल माना जाता है, रीजनरेशन रिपेयर का काम तो प्रोटीन ही कराता है, लेकिन प्रोटीन एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट होता है। अब प्रोटीन एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन लोगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। इसी के लिए बोला जाता है कि एसिड बैलेंस करने के साथ साथ आप कुछ प्रोटीन, जैसे आप थोड़ा दही ले लेंगे, प्रोटीन है दही में, थोड़ा सा आप जैसे खिचड़ी लेंगे ना, तो खिचड़ी में मूंग की दाल डालेंगे, वो प्रोटीन आ रहा है, तो वहां से आपकी डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की जो है वो पूरी होना चालू हो मूंग जाएगी। की दाल की खिचड़ी ले सकते हैं शाम को? डेफिनेटली, वो तो अपने लिखी है, हाँ, बताइए। उसको भिगो के फिर पहले भिगो दो, जो मैंने बताया है कई बार कि भाई खिचड़ी अगर बना रहे हो आप, आपका पाचन तंत्र कमजोर है, ऐसे समय में खिचड़ी आप कैसे बनाओ, आप दाल और चावल दोनों को भिगो दो। मैं तो कहता हूँ सब्जियां भी जो आप डालने वाले हो उनको भी भिगो दो। उसके बाद फिर उनको आप 3 से 4 घंटे, अगर सवेरे खानी है तो रात को भिगो दो, शाम को खानी है दोपहर में भिगो दो। उसके बाद फिर आप उनको अच्छे तरीके से, जो पकाने की विधि है उस तरीके से उसको पका दो। और वो जो छिलके हैं वो डालने हैं हटाने हैं? दाल के छिलके, हाँ। दाल के छिलके डाल भी सकते हो, बिना दाल के छिलकों के भी दाल का उपयोग किया जा सकता है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, जैसे विटामिन डी कम हो गया, B12 वो तो कम सब होगा ही, डेफिनेटली होगा, क्योंकि नहीं होगी मैं कैसे बोलूँगा। विटामिन डी की कमी तो आजकल सामान्य स्वभाव होता चला जा रहा है, लोगों को कहीं से भी विटामिन डी नहीं मिल रहा, धूप लोग देखना ही नहीं चाहते, काले हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, टैनिंग हो जाएगी, इस चक्कर में लोग धूप में ही नहीं जा रहे। तो विटामिन डी की कमी डेफिनेटली है। विटामिन B12, चूंकि डाइजेशन वीक है, आप खा भी रहे हो अगर B12 तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। वेजिटेरियन सोर्सेज B12 के हैं ही बहुत कम, जो नॉनवेज खाते हैं उनका डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो B12 की कमी तो डेफिनेटली, B12 और D3 की कमी तो आ ही रही है सबको। तो वो हो ही सकती है अगर आप रेगुलर इस रूटीन का फॉलोअप कर लोगे, डाइजेशन ठीक हो जाएगा, फिर आप जो खाएंगे उसमें से आपको विटामिन B12 मिलना चालू हो जाएगा। थोड़ी बहुत देर के लिए सवेरे सवेरे की जो लालिमा धूप होती है उसमें बैठना शुरू करो, थोड़ा अच्छे तरीके से गाय के घी का थोड़ा थोड़ा उपयोग जो है ना आगे चल के बढ़ाएंगे आपका, अभी तो ज़रूरत नहीं है, अभी घी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो रोटी चुपड़ी भी नहीं खानी? रोटी चुपड़ी हुई तो ले सकते हो, उसमें कोई खास ऐसी समस्या नहीं, ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा सा घी लगा के रोटी चुपड़ के ले लो, वो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ठीक है, तो इस कंप्लीट रूटीन को ढंग से अगर फॉलो करोगे ना, तो ये H. पायलोरी की कहानी तो खत्म हो गई। अब जो बच गया है वो इन्फ्लामेशन बचा है, उस इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए ये पूरा रूटीन फॉलो करना है। फिर H. पायलोरी दोबारा तो नहीं होता? दोबारा डेफिनेटली हो सकता है, अगर दोबारा से पेट की गड़बड़ी होगी H. पायलोरी दोबारा ज़रूर आ जाएगा। यही तो हो रहा है, लोगों के ठीक हो जाते हैं। एंटीबायोटिक के कोर्सेज लोग हर 2 साल, 1 साल, 6 महीने में ही दोबारा कर लेते हैं। 6 महीने पहले कराया था, एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया, उसके बाद चेक ही नहीं कराया कि खत्म हुआ कि नहीं हुआ, फिर 6 महीने बाद फिर से पेट की समस्याएं हुई, फिर से एंडोस्कोपी कराई तो गैस्ट्राइटिस तो आया ही, H. पायलोरी टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आ गया, फिर दोबारा से 14 दिन की दवाई खा ली। अब ऐसे करके 10-10, 15-15, 20-20 बार लोग ये कर रहे हैं कि हर साल उनको H. पायलोरी पॉजिटिव आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो सोचते हैं कि दवाई खाने से सब ठीक हो जाएगा। तो H. पायलोरी को तो खत्म कर दिया, लेकिन गैस्ट्राइटिस भी तो खत्म कर लो, और गैस्ट्राइटिस को खत्म किए बिना अपन दोबारा अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में चले जाएंगे तो फिर से डाइजेस्टिव वीकनेस रहेगी, गट वीक रहेंगी, इंटेस्टाइन्स वीक रहेंगी। वीक इंटेस्टाइन्स में, वीक डाइजेस्टिव सिस्टम में तो बैक्टीरिया दोबारा से पनपेगा ही। रूट ऑफ ट्रांसमिशन तो है ही, अगर H. पायलोरी एक बार आया है तो डेफिनेटली आसपास कहीं ना कहीं तो है ही वो। तो उस एटमॉस्फेयर में एक्सपोज अगर होंगे और आपका शरीर अगर कमजोर होगा, दोबारा डेफिनेटली आएगा। ये कहना बिल्कुल बेकार बात है कि एक बार आप ले लो तो उसके बाद जिंदगी भर नहीं आएगा, एक बार ये खा लो तो ये समस्या आपको मरते दम तक नहीं होगी। ये सब बकवास बातें हैं, सब कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको कोई जड़ी बूटी ऐसी संजीवनी नहीं पिला रहा है जिससे आप हमेशा के लिए अमर हो जा रहे हैं या H. पायलोरी दोबारा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है तो। बिना प्रयास के तो आप लगातार कुछ भी प्रयास नहीं करोगे तो चीज़ें खराब हो ही रही हैं लगातार। जैसे एंटीबायोटिक ली तो सारे गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो गए, तो डिस्टर्ब तो उनको ही तो बैलेंस करने के लिए ये पूरा प्लान है ना अपना। अच्छा, उसको अपने लिए अलग से कुछ नहीं लेना, कुछ करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है।